हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हिमांशु जोशी द्वारा लिखित कहानी साये का अध्ययन करेंगे। हिमांशु जोशी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानी लेखक हैं। उन्होंने मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, नंगे पाँव के निशान इत्यादि अनेक श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम यह जानेंगे कि हिमांशु जोशी इस कहानी के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से एक मित्र की संवेदनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को संबल प्रदान किया। उसका वर्णन इस कहानी में बड़े ही सटीक और मार्मिक तरीके से किया गया है। यह कहानी एक हृदय स्पर्शी कहानी है, अर्थात यह हृदय को छूती है और यह बताती है कि बिना किसी आडंबर या दिखावे के भी किसी की सहायता की जा सकती है, उसके दुख दर्द को कम किया जा सकता है। नन्हे नन्हे दुह मुहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो ज़रूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। हर रोज वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल कर भी इधर झांकता ना था। तो हम देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत में कि कुछ बच्चे हैं, दुह में बच्चे हैं। उनकी माता है जो रो रही है, वह रोगी है। उनके साथ उनका कोई ऐसा नाते रिश्तेदार का नहीं है जो ज़रूरत के समय उनके काम आ सके। उनका पति अफ्रीका में है और वह भी अस्पताल में बीमार है। वह हमेशा हर रोज़ डाकिया की राह देखती है कि शायद कोई पत्र उनके भी घर की तरफ आए, किंतु डाकिया कभी भी उनके घर की तरफ झांकता न था। हाँ, बहुत लंबे अरसे बाद एक पत्र एक दिन मिला। बड़ा अजीब सा था वह, बड़ा करुण, बड़ा दर्द भरा। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा था। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली। इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार लगता नहीं। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सूझता नहीं। तो एक दिन क्या होता है, बहुत ही लंबे अरसे के बाद एक पत्र उन्हें मिलता है। यह पत्र नैरोबी के अस्पताल से लिखा गया था। इस पत्र में लिखा था कि रंग भेद के कारण उनके पति को अस्पताल में जगह नहीं मिली और इस कारण उनका रोग काबू से बाहर हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु अब भी कोई उपाय नहीं लगता है कि वह बच पाएंगे। इसलिए वह कहते हैं चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ नहीं सूझता। आगे कहते हैं पास होते तो भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। परवरिश का अर्थ होता है पालन पोषण करना। उसकी पत्नी पत्र पढ़ती रही, रोती रही। अबोध बच्चे रुलाई भरी आंखों से अपनी माँ का मुंह ताकते। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियाँ डाली उन्होंने, फिर तार, तब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था परमात्मा का ही चमत्कार है, हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, उन्हें एक और पत्र मिलता है जिसमें एक खुशखबरी रहती है, जिसमें लिखा होता है कि परमात्मा ईश्वर का चमत्कार है, उनके पति की हालत सुधर रही है। थोड़े दिनों बाद फिर एक पत्र आया, पहले की ही तरह ही किसी से बोल कर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं है। पहले की तरह कुछ रुपए भी घर पहुँचे। इस बार बच्चों के मुरझाए मुखरे खिल उठे। रुग्ण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा।
चिट्ठियाँ नियमित रूप से आती रही, रुपए भी पहुँचते रहे। तो अब उस घर में चिट्ठियाँ भी आती रही और रुपए भी पहुँचते रहे, जिससे बच्चों का पालन पोषण भी आसानी से होने लगा। चिट्ठी में लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता है। इधर एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है, अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा है धीरे धीरे। कुछ नई ज़मीन खरीदने का भी इरादा है। शहर के पास में एक फार्म हाउस की योजना भी है। तो इस पत्र में लिखा था कि हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाते हैं, इसीलिए किसी से लिखवा लेते हैं। उन्होंने एक टाइपराइटर भी खरीदा है। वह अपने कारोबार, अपने बिजनेस को बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। वह कुछ नई ज़मीन खरीदने का इरादा भी बना रहे हैं और यह ज़मीन शायद शहर के पास ही खरीदेंगे। उनके पास एक फार्म हाउस बनाने की भी योजना है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थी। विस्तार से इतना अच्छा पत्र पहले कभी ना आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। तो उस पत्र में घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत ही सारे प्रश्न पूछे गए थे और वह पत्र पढ़ने के बाद बहुत ही उत्साहपूर्वक लिखा गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ऐसा पत्र उन्हें इससे पहले कभी नहीं मिला था और इस बात की प्रसन्नता सबको थी, क्योंकि डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। यहाँ डूबती नाव का अर्थ है, तो डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे, इस कथन का अर्थ है कि जब बच्चों के पिता पत्र के साथ कुछ रुपए भी भेजते थे तो इसके द्वारा उन्हें बहुत ही हिम्मत मिलती थी। वे अपने सारे कार्य कर पाते थे, पढ़ाई लिखाई इत्यादि सारे कार्य, और उन बच्चों का लालन पोषण भी अच्छी तरह होता था। लगभग 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठी में लिखी रहती है उनका अक्षरशः पालन करते हैं। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं होने देते, कहना मानते हैं। पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि वह बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है, 6ठी कक्षा में अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं उसे वजीफ़ा मिलेगा। तनु अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। तो ये जो बातें लिखी गई है यह घर की तरफ से उनके पति को लिखी गई थी, जिसमें क्या लिखा गया है कि बच्चे उन्हें बहुत याद करते हैं, उन्हें देखने को तरसते हैं। बच्चे उनकी बातों का अक्षरशः पालन करते हैं। जो जो बातें लिखी रहती है सब का पालन करते हैं। अपनी माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं होने देते। पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू भी बहुत मेहनत करता है और वह 6ठी कक्षा में अव्वल आया है और उसके मास्टर जी कहते हैं उसे वजीफ़ा मिलेगा, यानी कि स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मिलेगी। और उनकी बेटी तनु अब 18 साल की हो चुकी है, उसका ब्याह करना है और वह अपनी जात बिरादरी का लड़का ढूंढ रहे हैं। इधर चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचूंगा। योग्य वर तो वहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। दहेज की चिंता न करना, वहीं वर की खोज करना। तो चिट्ठी के जवाब में क्या लिखा गया था कि तनु के ब्याह में मैं अगली साल पहुंच जाऊंगा और दहेज की चिंता नहीं करना है, तुम वहीं पर वर खोज लो। आगे पढ़ते हैं। तो वर की तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सब सहज हो गया। यानी कि जो
वर की तलाश थी वह आसानी से मिल गई, क्योंकि वर वाले यह सोच रहे थे कि कन्या का पिता, जो लड़की का पिता है, वह अफ्रीका में बहुत अधिक धन कमा रहा है, अतः हमें बाद में दहेज की कोई चिंता भी नहीं होगी, हम बाद में भी ले सकते हैं। आगे, शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय से पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनाकर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी नहीं पहुंच पाया। व्यवस्थाओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपये भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजे, वह प्रतीक्षा करेगा। तो इधर जब तनु की शादी के दिन निश्चित हो जाते हैं तो उसी दिन नौरवी से एक पत्र आता है जिसमें गहने कपड़े सब बनाकर वह साथ लाएगा, यह लिखा था। लेकिन शादी के दिन वह चाहकर भी नहीं पहुंच पाते हैं और व्यवस्थाओं से, मजबूरियों से भरा एक लंबा सा पत्र आया कि और उसमें यह लिखा था कि उन्होंने जो कारोबार शुरू किया है वहाँ पर मजदूरों ने हड़ताल कर दिया है और ऐसे संकट में वह यह सब छोड़कर नहीं आ पाएंगे। लेकिन उन्होंने गहने कपड़े और रुपये भिजवा दिए हैं जिससे शादी में कोई भी परेशानी ना हो। और साथ ही यह भी कहते हैं कि वर वधू के चित्र उन्हें अवश्य भेजे, वह उसका प्रतीक्षा करेंगे। आगे पढ़ते हैं। खैर, ब्याह हो गया धूमधाम के साथ। विवाह के सारे चित्र भी उन्हें भेज दिए गए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा, खेलों में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफ़ा मिला। इनाम में मिली सारी वस्तुओं की फ़ोटो वे पापा को भेजना ना भूले। बदले में कीमती कैमरा आया, अफ्रीका से भेजा गया था। गर्म सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें, उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा। यह सारा कारोबार उन्हीं के लिए तो है। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव ना हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती और उसका आना स्थगित हो जाता। तो हम देखते हैं कि अज्जू जो था वह हर वर्ष इनाम जीतता रहा। ज़िले में हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम आया और उसे जितने भी सर्टिफिकेट व छात्रवृत्तियाँ मिली उसके सारे के फ़ोटो उन्होंने अपने पापा को भेजा। उधर से बदले में उसके लिए कीमती कैमरा आया, गर्म सूट के कपड़े आए और एक मर्मस्पर्शी का अर्थ होता है हृदय को छू लेने वाली, हार्ट रेंडिंग पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है और उसमें यह हिदायत दी गई थी कि उसकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें। वह उनके सहारे ही ज़िंदगी की डोर और कुछ लंबी खींच लेगा, क्योंकि यह सारा कारोबार जो वह कर रहा है वह तो उन्हीं के लिए तो है। आगे कहते हैं कि पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव नहीं हो पाता है। हर बार कुछ न कुछ अड़चनें, मुसीबतें, परेशानियां आ ही जाती हैं और उसका आना स्थगित हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। समय पंख बांधकर उड़ता रहा अबाध गति से। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका घर आना कठिन हो पा रहा है तो वे सभी अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। अब इधर से फिर पत्र लिखा गया। उत्तर में केवल इतना ही लिखा था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मुनशाबा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है, अर्थात उसने अपने व्यवसाय को बढ़ा लिया है नैरोबी से मुनशाबा की तरफ भी। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं हैं, इसलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है। यहाँ की आबो हवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकालकर वह कभी स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन व्यवस्था के लिए क्या किया जाए।
तो पत्र में यह जवाब दिया गया था कि उसे 2 जगह पर नियमित रूप से जाना पड़ता है अपने व्यवसाय को देखने के लिए, नैरोबी व मोनसाबा। वह यह भी कहता है कि यहाँ विश्वास के आदमी बहुत ही कम मिलते हैं और यहाँ की आबो हवा उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अंत में एक दिन वह भी आ पहुँचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू की, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना ना दिखी। तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती है। प्रत्युत्तर में अर्थात जवाब में एक विस्तृत पत्र मिला और साथ ही इलाज के लिए रुपए भी भेजे गए थे, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना थी। अज्जू ने टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीज़ा भी सब देखते देखते बन गया और एक दिन वह दिल्ली से विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में एक गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी ना की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो वह अब भी उतना ही छोटा ही होगा जब वह निक्कर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। तो ये सारे ख्याल अज्जू के मन में आते हैं जब वह विमान से अफ्रीका की तरफ रवाना होता है। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहाँ ताला लगा था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। तो नैरोबी के हवाई अड्डे से उतरने के बाद अज्जू क्या करता है, वह सीधा उसी पते पर जाता है जो पता उसे पत्र पर लिखा हुआ मिलता था, किंतु वह वहाँ देखता है कि वहाँ पर ताला लगा है, परंतु उसके पिता के नाम की नेम प्लेट अवश्य लगी थी। अब उसने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य वहाँ रहते हैं। रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले रहते हैं। तो जब उसने पूछताछ किया तो उसे मालूम चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी कहने का अर्थ होता है जो वहाँ के नागरिक नहीं होते हैं और दूसरे देशों में जाकर बसते हैं, वहाँ कामकाज करते हैं, वो वहाँ अवश्य रहते हैं। रात को देर से दफ्तर से लौटते हैं, वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, वो हमेशा अकेले रहते हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर उनकी प्रतीक्षा करना शुरू किया। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा ऊँघ रहा था, अर्थात वह नींद में आ रहा था। अज्जू नींद में ऊँघ रहा था। जब उस वृद्ध व्यक्ति ने उससे उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया, बड़े उत्साह से स्वागत किया। भोजन के बाद वे अज्जू को कमरे में ले गए और दीवार की ओर उन्होंने इशारा किया, जहाँ एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में लुढ़का खिलक रहा है। यह किसका चित्र है? अज्जू ने पूछा। युवक ने गौर से देखा और कुछ झेपते हुए बोला, मेरा। वृद्ध इस बार कुछ जोर जोर से खिलखिलाए और उन्होंने बोला, मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो, सच इतने साल बीत गए जैसे कल की बात है। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, 2 दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखाया। तो वह वृद्ध व्यक्ति अज्जू से कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम बहुत बड़े हो गए हो, इतने साल बीत गए, ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात है। फिर वह अज्जू को बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिता और मैं कितने जिगरी दोस्त थे। वे दोनों एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि सगे भाइयों की तरह हमेशा रहे। अज्जू के पिता ने ही उन्हें हिंदुस्तान से वहाँ बुलाया था और काम सिखाया था। साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यह बहुत अच्छी फर्म है।
तो वह वृद्ध व्यक्ति बताते हैं कि उन दोनों ने, अज्जू के पिता ने और उन्होंने साथ मिलकर साझेदारी में यह कारोबार शुरू किया था और यह कारोबार आज नैरोबी में एक बहुत अच्छी फर्म है। यह सब उसकी ही बदौलत है। कहते कहते वे ठिठक गए। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए वे बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? तो वह वृद्ध व्यक्ति अचानक यह सब बताते बताते ठिठक गए, रुक गए और उसका हाथ, अज्जू का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? अज्जू कहता है, अच्छी है। भाई बहन? फिर अज्जू कहता है, सब ठीक है। फिर वह वृद्ध व्यक्ति पूछते हैं, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? अज्जू कहता है, ना, सब ठीक है। पुनः वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं, बस मैं यही चाहता था, यही। हौले से, धीरे से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए सोचते रहे। कुछ देर तक वे पूरी तरह शांत भाव में सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आसरे भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाए, छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। तो वृद्ध व्यक्ति जो अज्जू के पिता के दोस्त थे, वह अज्जू को समझाते हैं कि तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है। जीवन में हमें एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है जीवन जीने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तिनकों के साए मात्र के आश्रय से, अगर वह हमें तिनका दिखे भी ना, हमें वह व्यक्ति दिखे भी ना, किंतु हमें यह भरोसा रहे या उम्मीद रहे कि वह हमारे साथ रहे, तो भी हम जीवन जी लेते हैं। आगे कहते हैं कि हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका हुआ है। अगर ये सहारे भी टूट जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, तो हम भी पानी के बुलबुलों की तरह, हमारा जीवन भी पूरी तरह समाप्त हो सकता है। फिर कहते हैं, जरा सोचो बेटे। और फिर वह खांसते हैं, तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। रुपए रेत में गिरे पानी की तरह विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुट घुट कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते, जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा की, हताशा की तथा असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे के अलावा कुछ भी ना दिखता तुमको। तो वे अज्जू को समझाते हैं, जो असमंजस में, दुविधा में डूबा हुआ रहता है, कि अगर उनके पिता 15-20 साल पहले मर जाते और भले ही उन सबके नाम कुछ अच्छी रकम छोड़ जाते, तो भी क्या होता? यह होता कि रुपए रेत में गिरे पानी की तरह खत्म हो जाते, विलीन हो जाते। तुम सब खुद को अनाथ महसूस करने लगते, अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुट घुट कर उनकी याद में कब की मर चुकी होती और तुम सब जो इतने हौसलों से पढ़ चुके हो, अच्छे इंसान बन चुके हो, तुम हौसलों से पढ़ नहीं पाते और तुम आज जहाँ हो वहाँ नहीं पहुँच पाते। तुम सभी, तुम्हारे परिवार के सभी लोग निराशा की, हताशा की और असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में गिरे होते कि वहाँ से अंधेरे की सिवा तुम्हें कुछ नहीं दिखता। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया और कहा, हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। तो वृद्ध व्यक्ति समझाते हैं कि जब हम कमज़ोर होते हैं, असहाय होते हैं और अकेले होते हैं, इस समय भी हम एकमात्र सहारे, जो सहारे की डोर, जो अदृश्य ही क्यों ना हो, उस डोर के सहारे भी हम बड़े से बड़े बीहड़ वनों को भी पार कर जाते हैं। यह बोलते ही उनका गला भर आया और उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता
तो तब ही गुजर गए थे बेटे। अपने साझे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतज़ार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तो वह वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि उनके पिता तो जब वह अस्पताल में भर्ती हुए थे तब ही गुजर गए थे, और जबकि उन दोनों ने अर्थात वृद्ध व्यक्ति ने और अज्जू के पिता ने साथ में साझा व्यापार शुरू किया था, इसीलिए वह उनके हिस्से के पैसे नियमित रूप से उन्हें भेजते रहे। तुम सरसब्ज हो गए, मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। सरसब्ज का अर्थ होता है हरा भरा, अर्थात अज्जू काबिल हो गया है। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि उनका वचन पूरा हो गया जो उन्होंने अज्जू के पिता को दिया था जब वे दम तोड़ रहे थे। यह बोलने के पश्चात उनका गला भर आया। वे दीवार पर टंगे एक धुंधले अस्पष्ट चित्र को न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कहानी एक बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि हम बिना किसी आडंबर या दिखावे के भी किसी की सहायता कर सकते हैं, उसके दुख दर्द को कम कर सकते हैं। जैसा कि इस कहानी में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को सहारा प्रदान किया। तो अब आप सभी बच्चे इस पाठ को दोबारा अच्छी तरह पढ़ेंगे और पाठ से जुड़े हुए शब्दार्थ एवं प्रश्न उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।